देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शनिवार रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू किया गया लागू। आज टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन की कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 358। प्रदेश में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का लोगों द्वारा किया जा रहा है उत्साहपूर्वक स्वागत। बलरामपुर में जल शक्ति मंत्री महंत सिंह ने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तर्ज पर कर रही है कार्य। और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उन्नाव के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक तकिया के मेले का किया शुभारंभ। दशकों से चले आ रहे इस मेले का जनपद में है विशेष महत्व। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शनिवार रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। शादी विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि लोग बिना मास्क के न घूमें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन की कुल मामलों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 88 मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं दिल्ली में अब तक 67 मामले मिले हैं। साथ ही तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 34 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी संक्रमित लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 21 हो गए हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड, लद्दाख और चंडीगढ़ में अब तक ओमिक्रॉन के एक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक 114 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर में कोविड-19 की स्थिति, ओमिक्रॉन और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने कहा कि नए संस्करण को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। पीएम ने कहा कि यह निश्चित करें कि जिला स्तर से शुरू होकर राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि त्वरित और प्रभावी संपर्क ट्रेसिंग परीक्षण में तेजी लाने, टीकाकरण में तेजी लाने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि कम टीकाकरण, बढ़ते मामलों और अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे वाले राज्यों में उनकी सहायता के लिए केंद्र 10 भेजेगा। पीएम ने अधिकारियों को सभी स्तरों पर उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र को संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के तहत नियंत्रण और प्रबंधन के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए राज्यों के साथ बेहतर समन्वय में काम करने का निर्देश दिया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज गाजियाबाद में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह तथा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम तकरीबन 5,000 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण करने जा रहे हैं और हम लोग एक नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, जिससे कि हम दिल्ली से लखनऊ मात्र 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम से दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है और एक्सप्रेसवे पर हो रही हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये ब्रिज का और ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है, इसके परिणाम कैसे होंगे, इसका फायदा कैसे होगा, यहीं से कंट्रोल कैसे होगा, एक्सीडेंट कैसे रुकेंगे, ट्रैफिक कैसे स्मार्ट होगा, ये वर्ल्ड में सब जगह है। तो पहली बार देश में आएगा और हर रोड पे अब ऐसी बनेगी और हम एनएचआई में तो इसका एक पूरा सेंटर इंडिया का बनाने जा रहे हैं। तो एक जगह से देश के सभी रोड का एक स्क्रीन पर पूरा कंट्रोलिंग होगा। छोटी सी भी बात गड़बड़ हुई कि कोई चोरी करके भाग गया, उसका नंबर होगा तो विदिन 10 मिनट पता चल जाएगा कि कौन से लाइन पे गाड़ी कहाँ भागी है, तुरंत पता चलेगा। यानी किसी भी लिए यह टेक्नोलॉजी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रक जाएगा तो वो पता चलेगा, रुका तो वो पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी में जो बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है कि कभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को
इस रूप में यहाँ पर देखेंगे। दिल्ली में किसी कार्य से, सरकारी सेवा से या विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाला व्यक्ति 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएगा, कभी कल्पना नहीं की जा सकता। लेकिन वो आज साक्षात दिखाई दे रहा है। जितना एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो तो है ही, लेकिन देश की दृष्टि से भी देखें तो वह एक अत्यधिक, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश को आगे ले जाने में बहुत सहायक हुआ है। ये सिस्टम जायका, जो कि जापान के एक असिस्टेंस एजेंसी है, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड की गई है उसके द्वारा लगाया गया है। और इसकी खासियत यह है कि ईस्टर्न पेरिफेरियल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इन दोनों मार्गों का रियल टाइम, वास्तविक समय पर वहां पर क्या चल रहा है, वो पूरी चीज की जानकारी यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर आ जाएगी। क्या नहीं कर रहा। जनपद बलरामपुर में भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंचने पर लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। उतरौला में जनसभा को मंत्री ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। वहीं तुलसीपुर गैसड़ी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन विश्वास यात्रा में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों को योगी सरकार की नीतियों और कार्य पर पूरा विश्वास है और 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर कार्य कर रही है। से बलरामपुर के सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है, उससे सिद्ध हो चुका है कि 2022 के चुनाव में 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लाखों की संख्या में बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं और बहनों ने सड़क पर निकल आशीर्वाद दिया है। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रदेश की महान जनता के असीम प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से जो 2017 में कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्थापित हुई थी, निरंतर जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। ऐसी स्थिति में आम जनमानस का विश्वास हासिल करने के लिए जन विश्वास यात्रा जो पूरे प्रदेश में चल रही है, ये लोगों का विश्वास परिलक्षित हो रहा है कि प्रदेश के सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है, भरोसा है। और इस भरोसे के बिना पर मैं कह सकता हूं कि 2022 के चुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त कराने का काम इस प्रदेश की महान जनता करेगी। फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जन विश्वास यात्रा में शामिल हुई, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चित्रकूट से होते हुए फतेहपुर पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 19 दिसंबर को झांसी से प्रारंभ हुई इस यात्रा के दौरान हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। हमने जनता का विश्वास काम करके जीता है। प्रदेश में लोग भयमुक्त होकर अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। खोखले वादा करके नहीं, काम करके विश्वास जीता और एक कानून का राज्य भी कायम किया। प्रदेश में लोग भयमुक्त होकर के अपना काम कर रहे हैं, ये विश्वास है। मैं क्या संदेशा देना चाहती हूँ, प्रियंका को इतनी चिंता है तो थोड़ी राजस्थान में भी चली जाए, वहाँ भी बेटियों की चिंता कर ले, वहाँ भी अनुसूचित समाज की चिंता कर ले। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं बेटियां। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे जनपद की भी 4 लड़कियां हैं, वो गांव की महिलाएं जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे डायरेक्ट बात की है। तो प्रियंका जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोग पर्याप्त हैं। आज जो समझ रहे हैं भेदभाव, पार्टी समझ सकती है, अन्य पार्टियां, जनता के साथ हमने भेदभाव नहीं किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, हमने सबके लिए काम किया है। श्रावस्ती जनपद में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की अगुवाई की। इस यात्रा का जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री ददन मिश्रा ने स्वागत किया। ये यात्रा 289 विधानसभा क्षेत्र के
सिरसिया होते हुए जिला मुख्यालय भिनगा पहुंची, जहां जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को बैंक में खाता खुलवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद लोगों का निःशुल्क खाता खोला गया और तमाम योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया। देखिए, जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने 6 यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकाल रही है और उसके माध्यम से सभी विधानसभाओं में ये यात्रा जा रही है। जिस तरीके का उत्साह और उमंग आज लोगों को देखने को मिला है, इससे प्रतीत हो रहा है कि जनता जनार्दन का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और सब लोगों ने संकल्प के साथ ये कहा है कि फिर से एक बार योगी सरकार बनाने के लोग संकल्पित हैं। आज जगह जगह उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने यात्रा का स्वागत किया है। बलरामपुर से यात्रा प्रारंभ हुई है। बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी और उसके बाद जब हमारे श्रावस्ती जिले में प्रवेश किया तो श्रावस्ती जिले में अभूतपूर्व उत्साह और उमंग देखने को मिला है। अभी भी आप जनसभा में देख रहे थे कि नारे बंद नहीं हो रहे हैं। हर किसी के मन में इच्छा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और नए उत्तर प्रदेश में हमारा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य बने। इसके लिए हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि फिर से कमल का फूल खिले और योगी की सरकार बने। जिस तरीके का उत्साह और उमंग दिखाई पड़ा है, उससे प्रतीत होता है कि 2022 में 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलेगा और फिर से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी। जालौन में गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने जिले के बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ जालौन में बैठक की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करते हुए कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और उन्होंने पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। 26 तारीख को जन विश्वास यात्रा इस जिले में आ रही है। उसी के तहत संगठन भी लगा है रैली की तैयारी में और उसी की तैयारी में हम भी आए हैं, क्योंकि संगठन तैयारी कर रहा है। उसी संगठन के साथ मिलके भी और कार्यकर्ता हैं जो गांव में हैं, उनको फ़ोन करके उनसे कह के कि आपको अपने वाहन से आना है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग को बताइए और यहाँ आके अमित शाह जी को मिलेगा और हमारी जो जनविश्वास यात्रा है उसे सफल बनाइए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की जयंती पर उनके जन्मस्थली हापुड़ के गांव नूरपुर में पहुंचकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ वार्ता भी की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के लिए काम किया और आज देश उनको याद करता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी चरण साहब एक महान नेता, ऐसे नेता थे जो किसान के लिए, कृषि के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में किसानों के बारे में, किसानों के हित के बारे में सोचने वाले, ऐसे जमीन से जुड़े हुए प्रभावशाली लीडर थे। इस महान नेता के आदर्शों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री, एक एक कदम किसानों के हित में निर्णय करते हुए किसान को खुशहाल के लिए नीम कोटेड यूरिया सब्सिडी, कृषि यंत्रों पर संपूर्ण सब्सिडी 40 से लेकर 80% तक किसानों के खुशहाली के लिए आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, चौधरी साहब के बताए हुए मार्ग पर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित काशी के सौंदर्यीकरण संबंधित तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। वाराणसी की यात्रा पर प्रधानमंत्री हो और विकास की बात न हो, ये मुमकिन ही नहीं। बृहस्पतिवार को भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने तकरीबन 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसमें सबसे खास रहा लोगों को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी सौंपना। हमारे साथ सबको भी मिलेगा, धीरे धीरे सबके पास हो जाएगा घरौनी प्रमाण पत्र। पहले सब कच्ची घर बना रहता है, उसमें कोई नाम नहीं रहता है जमीन का,
बस आबादी के तौर से छूटा रहता है, उसमें अगल बगल विवाद करते मेरा इतना है इतना है। आबादी की जो है घर के मालिक हो गए, मालिकाना हक मिल गया, इससे जो है भविष्य में विवाद भी खत्म हो जाएगा। और मोदी जी जैसा आज भी बोले हैं मोदी जी, इस पर जो है बैंक से लोन भी मिलेगा। बहुत प्रसन्न है लोग जिन्हें घरौनी मिला है, यानी अपने घर का कानूनी दस्तावेज, जिससे जो विवाद की जो गुंजाइश रहती थी, जो आशंका रहती थी, वो भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने 6 लाभार्थियों को खुद ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड यानी घरौनी प्रदान किए। वहीं डिजिटली रूप से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 20 लाख से अधिक लोगों को रिकॉर्ड सौंपे गए। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी नगर निगम की तकरीबन 870 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शहर के सौंदर्यीकरण, सीवेज सिस्टम, बेनिया बाग मल्टी लेवल पार्किंग, तालाबों का सुंदरीकरण सहित अन्य विकास कार्य शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेहतर कैमरों को लगाए जाने का भी कार्य आरंभ किया। इसके अलावा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में स्पीड ब्रीडिंग सुविधा भी वाराणसी को मिली। वहीं बीएचयू में निर्मित हॉस्टल और आवासीय ब्लॉक का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने किया। बीएचयू में ही एक शिक्षण अंतर विश्वविद्यालय केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। साथ ही महामना कैंसर सेंटर के डॉक्टर व नर्स के लिए आवासीय सुविधा और छात्रावास निर्माण की परियोजना भी शुरू हुई। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भद्रासी में एक आयुष अस्पताल का शुभारंभ हुआ तो पिंडरा क्षेत्र में बनने वाले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। यह अपनी तरह की ऐसी परियोजना है जिसमें डेयरी संयंत्र की सारी ऊर्जा जरूरतों को बायोगैस प्लांट से ही पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज और भदोई के लिए 269 करोड़ से 6 लेन बनाए जाने और मोहन सराय से मुगल सराय होते हुए चकिया तक चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के लिए 412.53 करोड़ की परियोजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर और ऋषि गोवर्धन से संबंधित पर्यटन विकास परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। बीते 7 सालों के दौरान एक के बाद एक विकास कार्यों की बदौलत काशी ने करवट लेना शुरू कर दिया है। अब वहां विरासत को संजोया भी जा रहा है तो जन सामान्य को वैश्विक स्तर की शहरी सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। वहीं नई स्वास्थ्य सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं और किसान बुनकरों के लिए भी समग्र विकास कार्यों को पूरा किया गया है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम और शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के सुदूर क्षेत्रों से भी किसान और पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंचे। प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रियाओं में किसानों और पशुपालकों ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब, जरूरतमंद तथा मजदूरों और किसानों की बराबर चिंता करते आए हैं और उनकी आय को बढ़ाने तथा जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिसका फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस विधानसभा के हम लोग रहने वाले हैं, पिंडरा विधानसभा के, और हम खुद एक गरीब किसान घर के लड़के हैं और सरकार लगातार, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमेशा अनाजों का वृद्धि किए जा रहे हैं, उनको एक समर्थन मूल्य अच्छा दिया जा रहा है और किसानों को वृद्धि के लिए जो किसानों का आय कैसे दुगना हो, उसके लिए जरूरी है कि जो किसान परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो खेती किसानी के अलावा अगर हम लोग पशुपालन भी करेंगे अगर, तो उससे भी हमारी आय दुगनी होगी। किसान का आय दुगनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और स्वागत करते हैं हम लोग इस अपने बनारस जिले में, जो कि इससे खुलने से हमारे किसानों का आय दुगना होगा और बेरोजगारी भी कम होगी। हमारे नौजवान इसमें बढ़ेंगे, रोटी रोजी मिलेगी, हमारा तरक्की होगा।
और हम लोग इसी के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं, मुख्यमंत्री के। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ एक डेयरी मिल्क का फैक्ट्री पहली बार बनारस के अंदर इस विधानसभा में बैठ रहा है। दूसरी बात यह है कि इससे बेरोजगारों को रोजगार, नौजवान जो आज घूम रहे हैं इनको भी एक रोजगार मिलेगा कंपनी खुलने से हैं। और किसानों के यहाँ जो दूध निकलता है जो हम मार्केट में बेचते हैं वो एक रेट का दूध यहाँ देंगे। वो जो रेट हमें मिलेगा उसके बावजूद जो कंपनी से मुनाफा आता है वो मुनाफा भी किसानों को प्राप्त होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। कि पशुओं का जो दीन दशा था, अब जब लाभ मिलेगा तो पशुओं का सम्मान मिलेगा। जब जिससे लाभ मिलता है तो उसका सम्मान उनका होता है। कितने पशु ऐसे थे कि जिसकी दीन दशा हो रही थी, लेकिन आज जो इतना बड़ा डेयरी फार्म मिला है, हम लोग सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे बगल इतना बड़ा डेयरी फार्म मिलेगा। अलीगढ़ कस्बा इगलास में चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती पर सपा आरएलडी की संयुक्त महागठबंधन रैली को संबोधित करते हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। सपा आरएलडी ने जो हाथ मिलाया है इससे चौधरी चरण सिंह के पुराने समीकरण को लौटाया जाएगा। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने के बाद किसान आंदोलन में मृत हुए किसानों को सैनिकों की तरह शहीद का दर्जा देकर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। चरण सिंह जी की वह बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आंख अपने खेत में रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। चौधरी चरण सिंह जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को रत्न दिया जाना चाहिए। कानपुर के प्रमुख कारोबारी प्रवीण जैन के यहां इनकम टैक्स का छापा पिछले 24 घंटे से चल रहा है। छापे में अब तक 50 करोड़ रुपए नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है। इनकम टैक्स ने छापा शिखर पान मसाला के कंपनी दफ्तरों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस छापे में नोट गिनने वाली कई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंपनी कई अन्य फर्जी कंपनियों के नाम बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी कर रही थी। गौरतलब है कि प्रवीण जैन के भाई पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। हाल में ही इन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि जिस कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा है उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उन्नाव के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक परंपरागत दशकों से चले आ रहे तकिया के मेले का शुभारंभ किया। दशकों से चले आ रहे इस मेले का जनपद में विशेष महत्व है। ये मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल पेश करता है। साथ ही यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों के विचारों और दोनों की जीवन शैलियों की उपासना का ये मेला प्रमुख केंद्र है। उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि यहाँ की मिट्टी में गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू है। ऐसे स्थान कम हैं जहां पर दोनों विचारों के, दोनों जीवन शैलियों के उपासना केंद्र एक साथ सांप्रदायिक सौहार्द भी कभी कभी कहा जाता है। शामली जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिले के 170 गांव के किसानों को घरौनी वितरण किया गया। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संयुक्त तौर पर लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम भी लाभार्थियों व अधिकारियों ने देखा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से अब ग्रामीणों को अपने मकानों पर मालिकाना हक मिल गया है। पहले इसके लिए ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यह आजादी के बाद गांव का बड़ा परिवर्तन है। मोदी सरकार ने यहां बड़ा काम किया है। मोदी योगी सरकार में देश व प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।
शामली के कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में हम लोगों ने घरौनी वितरण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वाराणसी में कार्यक्रम किया गया है और उनका उद्बोधन जो दिया गया था उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। और यहाँ पर भी हमारे 170 गांव में घरौनी का कार्य जो है पूर्ण हो गया है। वहाँ पे टोकन फॉर्म में हम लोगों ने घरौनी का वितरण का कार्यक्रम माननीय कैबिनेट मंत्री जी के कर कमलों द्वारा, उनके हाथों द्वारा हम लोगों ने टोकन फॉर्म में यहाँ अपने 50 लोगों को टोकन फॉर्म में यहाँ दिलवाया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह सक्रिय है। योजना के तहत अब तक जनपद के 3,61,000 से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्राप्त लाभार्थी 5 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि जिन लाभार्थी परिवारों के अब तक गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं, उन परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान लाभार्थियों को खोजकर उनका गोल्डन कार्ड बनाया गया। उन्होंने बताया अभी भी अभियान चलाकर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार बाराबंकी में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,61,975 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। देखिए, गोल्डन कार्ड योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सर्वहारा वर्ग और गरीबों के लिए 2011 की जनगणना सूची के आधार पर चयनित लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं। इसके तहत उनको 5 लाख रुपए की एक परिवार को चिकित्सा सुविधा कैशलेस के रूप में पसंदीदा जगह पे और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में उपचार करने की व्यवस्था है। बाराबंकी में भी योजना जोर शोर से प्रचलित है, जिसके तहत अब तक 3,61,000 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 54% परिवारों को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके तहत लगभग 1.5 लाख परिवार कवर किए जा चुके हैं। इसी के समानांतर इसके समकक्ष ही एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लॉन्च किया है। उसमें प्रदेश के कुछ छूटे हुए परिवारों को, जो लगभग 5508 हैं, जिसमें बाराबंकी के लगभग 5508 हैं, उनको भी सम्मिलित करते हुए उनके भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP।